नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। ये सही है कि एंटीबायोटिक दवाएं किसी मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है, बस जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब उत्पन्न होता है जब रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस दवाओं के लगातार संपर्क में आने की वजह से अपने शरीर को उन दवाओं के अनुरूप ढाल लेते हैं। अपने शरीर में आए बदलावों के चलते वो धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। नतीजतन ये दवाएं उन पर असर नहीं करती। जब ऐसा होता है तो इंसान के शरीर में लगा संक्रमण जल्द ठीक नहीं होता। इन्हें कभी कभी सुपर बग्स भी कहा जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इस गंभीर विषय पर बात करेंगे और इसके लिए स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबू पाठक। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे और पहला सवाल आपसे यही होगा डॉक्टर पाठक कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होता है? देखिए, मैं विस्तार पूर्वक आगे की बातें बताने से पहले ये बता दूं अपने दर्शकों को कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक उन दवाइयों को हम कहते हैं जिनसे हम कीटाणुओं को मारते हैं। वो कीटाणु जो हमारे शरीर में या इस तरीके से किसी जानवर के शरीर में कोई अगर बीमारी करता हो, स्पेशली बैक्टीरियाज, तो उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन द ईयर 1927 में एक इजाद किया था। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। फंगस से तैयार किया गया था। तो चूंकि वो फंगस से तैयार किया गया था, उसका मतलब जो बैकग्राउंड था जहाँ से वो निकल के आया एंटीबायोटिक, वो दैट वाज अ लिविंग थिंग। फंगस वाज अ लिविंग थिंग, इसीलिए हम एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से भी हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जिनका मतलब टोटल सिंथेसिस नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होता है। तो उसको हम एंटीमाइक्रोबियम एजेंट कहते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। लेकिन आमतौर पे लोग दोनों को कंबाइन करके ये प्रचलन में है कि हम एंटीबायोटिक कह के ये समझ लेते हैं उन दवाइयों के बारे में जो कीटाणुओं को मारते हैं, बीमारी करने वाले कीटाणुओं को मारते हैं। अब आई बात रेजिस्टेंस की। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस इंसानी शरीर में नहीं होता है। वो रेजिस्टेंस उन बैक्टीरियाओं में पैदा हो जाता है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। मतलब जो पहले एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार देता था या उस बैक्टीरिया के रोकथाम, शरीर में रोकथाम के लिए हम इस्तेमाल करते थे। जब पहले अगर वो बैक्टीरिया सेंसिटिव था, उस बैक्टीरिया के रोकथाम के लिए हम मान लीजिए XYZ कोई एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो बैक्टीरिया मर जाता था और रोगी निरोगी हो जाता था। अगर किसी कारण से, कई कारण हैं, कारण पे हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन किसी कारण से अगर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध वो बैक्टीरिया पैदा कर लेता है उस दवाई के लिए जो पहले उसको मारता था, अब नहीं मार पा रहा है, तो वो दवाई उस पर निष्क्रिय हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। डॉक्टर पाठक, अक्सर हमने सुना है एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर ठीक भी हो गए उसके बाद भी आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करो, क्या ये ना करना ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कई कारण हैं, इनमें से यह एक प्रधान कारण है। और जब भी एंटीबायोटिक हम देते हैं तो हम इस तरीके से देते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। कई ग्रुप के कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स हम शॉर्ट ड्यूरेशन में देते रहते हैं। मसलन मान लीजिए 6-6 घंटे पे, 8-8 घंटे पे या फिर 12 घंटे पे। कुछ एंटीबायोटिक्स हम दिन में एक बार देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस क्लासिफिकेशन का और किस क्वालिटी का हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो वो ये डॉक्टर अपना सलाह देगा। एक मरीज को नहीं चाहिए कि किसी के मुंह से सुने या जिस व्यक्ति के पास अपना ज्ञान कम है उस व्यक्ति की बात सुनकर अगर वो अपना चिकित्सा लेने लगे तो ये एक नुकसानदेह स्थिति उत्पन्न करता है। वो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में, उस दवाई के अगेंस्ट में अपना एक प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है, कृत्रिम रूप से बना लेता है, जो पहले नहीं था नए पे बना लेता है।
तो दवाइयों का सही इस्तेमाल, सही दवाई सही जगह पे, सही खुराक में और सही माध्यम मतलब सही रूट से, मान लीजिए इफ़ इट इज़ पर ओरल मुंह से देना है तो मुंह से देना है, अगर वेन में देना है तो वेन में देना है, मसल्स में देना है तो मसल्स में देना है, तो जिस माध्यम से जैसे जो देना है उसी तरीके से देना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपने जो कहा वो तो एक है ही प्रधान रूप से, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। जी बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल है, लोगों की मानसिकता रही है बगैर डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी जाते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं और उसी अनुसार गलत सेवन करते हैं। तो ओवर द काउंटर जो बिक्री है उस पर भी रोक लगाना ज़रूरी है और इसकी वजह भी एक मानी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, मतलब ओवर द काउंटर ओटीसी जाके जो ले लेते हैं और जो दवाई देता है उनको भी उतना ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहीं देखा होगा। अब एक इलाज या एक डोज जिस व्यक्ति के लिए, मान ली किसी ABC नाम के एक व्यक्ति के लिए एक खुराक, एक डोज और एक दवाई दी गई है, अब वो दवाई दूसरे व्यक्ति के लिए उसी खुराक में देना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है। बॉडी वेट को लेके या उनके अन्य बीमारियां अगर हैं तो उन बीमारियों को देखते हुए हम अपना अपना दवाई बदलते रहते हैं। तो एक डॉक्टर ही ये बेहतर समझ पाता है कि जो कंसर्न्ड व्यक्ति है उसके लिए कौन सी दवाई सबसे उचित होगी। तो डॉक्टर का सलाह लिए बगैर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर डोज में कमी आ गई, मान लीजिए हमें चाहिए 100 मिलीग्राम की टैबलेट, वो अगर 50 मिलीग्राम हम देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति तो ठीक होगा नहीं, बल्कि जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मरने वाला था वो भी नहीं मरेगा, ऑन द कॉन्ट्ररी वो और स्ट्रॉन्ग होके निकलेगा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ वो अपना लड़ाई प्रस्तुत कर सकेगा, वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगा। वैसे ही टाइमिंग की बात है। फिर मान लीजिए किसी 40 किलो के इंसान के लिए हमने कुछ कम खुराक दे रखा था, अब मेरे सामने एक नया पेशेंट है जिसका वज़न है 75-80 किलो, तो उसके लिए खुराक अलग होगी। तो कई सारी चीज़ें हैं। पढ़ा लिखा डॉक्टर जो करेगा वो उचित करेगा, और अगर वो करेगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो चांस है वो बहुत कम जाएगा, जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर ओवर द काउंटर हम जाके फार्मेसी से लेंगे और उनका मतलब, अच्छा दूसरी बात और एक मैं आपको बता दूं इसी में कि मान लीजिए लंग का इन्फेक्शन है, वहाँ हम जो एंटीबायोटिक देंगे वो हम जानते हैं कौन कौन सा एंटीबायोटिक वहाँ काम करेगा। एक ऐसा एंटीबायोटिक अगर हम वहाँ दे दें जो लंग में काम नहीं करता है तो भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, क्योंकि उससे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी बैक्टीरिया और स्ट्रांग हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस ऑर्गन को हमको टारगेट करना है, कितना डोज देना है बॉडी वेट लेके, अगर उनकी मतलब जो कंसर्न्ड मरीज है उनका लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है या हार्ट ख़राब है, तो हमें वो सब देख के हमको एक सेफ़ एंटीबायोटिक ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ अगर हम अपना ध्यान में नहीं रखें और बिना देखे और बिना करें, हम लोगों का लेमन जो चिकित्सा विज्ञान के बारे में नहीं जानते, उनके मुंह से बोली हुई बातों को मान कर हम कोई ना कोई दवाई सेवन कर लें तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत फैलेगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ओवर द काउंटर बिक्री जो है उस पर रोक लगानी ज़रूरी है। डॉक्टर पाठक, अब जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीबायोटिक कौन से संक्रमण में काम करता है, वायरल संक्रमण और बैक्टीरिया संक्रमण, कौन से संक्रमण में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है? आमतौर पे जिन दवाइयों को हम बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उनको अगर हम मारने के लिए या उनके रोकथाम के लिए, एंटीबायोटिक अगेन दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो आता है बैक्टीरिसाइडल और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये दोनों अंग्रेजी शब्द हैं, इन नामों का अर्थ ये होता है, साइडल मतलब मार देना। तो अगर हम जिस बैक्टीरिया को हम टारगेट कर रहे हैं, अगर हम उसको मार रहे हैं, मतलब वो बैक्टीरिया मर जा रहा है बिल्कुल उस एंटीबायोटिक के ज़रिए, तो वो बैक्टीरिसाइडल है। और अगर बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, मतलब बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इसको अगर हम रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। सो द बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं
जो बैक्टीरियाज के नंबर को बढ़ने नहीं देता, उनकी संख्या को बढ़ने से रोकता है। तो उनके संख्या पे जब नियंत्रण करता है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया। जी बिल्कुल पाठक जी, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी डॉक्टर पाठक के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर बाबू पाठक। डॉक्टर पाठक, हम बात कर रहे थे कि वायरल संक्रमण और बैक्टीरिया संक्रमण किस पर काम करता है एंटीबायोटिक। आपने बहुत विस्तार से बहुत कुछ बातें कही। वायरस जैसे कोल्ड या फिर फ्लू में क्या यहाँ भी एंटीबायोटिक की दवाई ज़रूरत होती है? देखिए, आमतौर पर जो कोल्ड एंड फ्लू होता है, सबसे कॉमनेस्ट कारण है एलर्जी, जो सीजनल होता है। कुछ फूल के रेनू निकलते हैं टिपिकल सीजन्स में, तो उनके वजह से जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो वायरल इन्फेक्शंस में भी एंटीबायोटिक एज सच कोई रोल नहीं है, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल हमको देना पड़े, जैसे H1N1 अगर वो भी वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें ओसेल्टामिविर नाम का एक दवाई है, वो अच्छा काम करता है, वो हम देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ओसेल्टामिविर इज़ एंटीवायरल, वो वायरस को मार देता है। अब ये दोनों कारण सबसे अधिक कॉमन है, सबसे अधिक मतलब कॉमन है या प्रचलित हैं, जो मतलब सर्दी खांसी या कॉमन कोल्ड फ्लू करता है। वायरस जनरली 3 से 4 दिन या अधिकतम 1 हफ्ते में अपने आप स्वयं ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी टेक ओवर कर लेता है। अनटिल अनलेस द वायरस इज़ वेरी वायरुलेंट, वो बहुत आक्रामक है, जैसे कोविड कोरोना वायरस, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक, हमारा इम्यूनिटी बनते बनते वो हमारे शरीर को बहुत डैमेज कर देता था। तो वैसे केसेस में तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कई बार क्या होता है, लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। मान लीजिए किसी को किडनी की शिकायत है, किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को पहले से ही फेफड़े का दिक्कत है, पहले से ही उसका हार्ट कमज़ोर है, जी, या HIV के पेशेंट्स, या वो पेशेंट्स जो इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे अगर उनका कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ऐसे केसेस में क्या है कि रोगियों को हम ऐसी दवाई देते हैं ताकि उनका इम्यूनो सप्रेशन बना रहे, उनका जो मतलब इम्यूनिटी है उसको हम सप्रेस करके रखते हैं, और ये हम जानबूझ के करते हैं ताकि उनका ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। तो वैसे केसेस में उन मरीजों में एक संभावना ये बन जाता है, चूँकि उनका म्यूकोजल लाइनिंग जो है, जैसे हमारा स्किन होता है बाहर जो हमें दिखता है, वैसे ही हमारे मुंह में, नाक में एक अंदर एक लाइनिंग बना हुआ रहता है। वो लाइनिंग हमको प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्किन प्रोटेक्ट करता है हमको किसी भी कीटाणु के हमले से, वैसे ही म्यूकोसा भी हमारा प्रोटेक्ट। तो एक बार अगर म्यूकोसा हमारा ब्रीच हो गया बिकॉज ऑफ एलर्जी, बिकॉज ऑफ वायरस और बिकॉज ऑफ एनी, चाहे किसी भी कारण से, तो बैक्टीरिया जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उनको एक मौका मिल जाता है पनपने के लिए। वो जाके अपना घर बना लेते हैं नाक में, गले में, साइनस में, टॉन्सिल्स में, फेफड़े में, या सांस के रास्ते में दूसरी जगह। तो उन मरीजों में एंटीबायोटिक हमें प्रोफाइलेक्टिकली देना पड़ जाता है ताकि कोई कीटाणु ना आए। या फिर मान लीजिए बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा है और बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो एक संभावना ये बनता है कि उनको बैक्टीरिया, अच्छा फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, उसके भी कई सारे जांच हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये सलाह दूंगा दर्शकों को कि वो डॉक्टर के पास जाएं और जाके उनसे सलाह करें। 1-2 ब्लड टेस्ट करना पड़े तो करना पड़ेगा, और फिर जो एंटीबायोटिक उस समय जो सही होगा, डॉक्टर अपने सूझबूझ से उनको एंटीबायोटिक देंगे। तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है या नहीं, डॉक्टर की सलाह पर ही इस पर निर्भर करता है। डॉक्टर पाठक जी, एक और है सवाल है, रेसिस्टेंस के स्तर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस आमतौर पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो अस्पताल से लाया गया हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक रोगी केवल अस्पताल में भर्ती रहा तभी हम मानेंगे या तभी हम कहेंगे कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है।
इसका डेफिनेशन में 5-6 बिंदु हैं। मान लीजिए अगर एक बंदा घर में ही पड़ा है पर ही इज़ ऑन एंटीबायोटिक्स, या पिछले 90 दिनों में कभी भी वो एंटीबायोटिक लिया हो। आईसीयू के पेशेंट्स में ज़्यादा नज़र आता है। जी, वो आपने बहुत सही बात कही। आईसीयू के पेशेंट्स में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हम बहुत बुरे बैक्टीरिया से हमेशा डील करते रहते हैं। आईसीयू में हम उन मरीजों को रखते हैं जो ऑलरेडी बाहर अपना इलाज करवा चुके हैं, उनका इलाज मतलब वो ठीक नहीं हुए और उनका मतलब बहुत फ्लेयर्ड अप होके वो आए हैं। उनका इम्यूनिटी, आईसीयू में अगर एक मरीज जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी उसका कम है, क्योंकि वो इतना बीमार है। अगर इतना ज़्यादा बीमार है तो इम्यूनिटी नेचुरली उसका कम होना पड़ेगा, तभी वो आईसीयू में एडमिट है। तो जो फ्लोरा का मतलब है जो जैसे हम आम भाषा में, अंग्रेजी की भाषा में फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, तो वैसे ही जो फ्लोरा मतलब जो बैक्टीरियाज आईसीयू के अंदर पाई जाती हैं, वो किसी न किसी पेशेंट के शरीर से ही निकला हुआ है। मान लीजिए हमारे सरफेसेस में जो है, तो उससे क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक के ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और जब वो एक एंटीबायोटिक के ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो जाते हैं और बार बार होते रहते हैं, तो वो उस एंटीबायोटिक से लड़ने का तरीका निकाल लेते हैं और वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया को अगर हम एक बार किसी एंटीबायोटिक को दें तो वो हो सकता है कि उसका अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप ना करे, लेकिन बार बार अगर हम थोड़ा थोड़ा करके उसको अगर वो एंटीबायोटिक का मतलब एक्सपोज करते रहें तो वो डेवलप, तो ये कारण है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब समाज में जो घूमते फिरते हैं आम तौर पे इधर उधर, गार्डन में, घर में, किचन में, कहीं भी प्लेग्राउंड में, जो इन्फेक्शंस, वहाँ से जो इन्फेक्शंस आते हैं उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड कहते हैं। उनमें ये संभावना कम होता है कि वो एंटीबायोटिक को कभी उस बैक्टीरिया ने मतलब सामना किया होगा, और अगर कभी सामना नहीं किया है तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप करने का चांस भी बहुत कम होगा, गुंजाइश। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, अपने हॉस्पिटल इन्फेक्शन बहुत बारीकी से बताई, लेकिन चिकित्सा विभाग क्या कर रहा है इसे रोकने के लिए? देखिए, कई संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अपना गाइडलाइंस निकालते रहता है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक का अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, जब तक एंटीबायोटिक वाकई ज़रूरत ना हो तब तक हम दें ना। और मान लीजिए कई एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे मसलन मैं कोशिश करूँगा अत्यंत साधारण भाषा में समझाने के लिए। एक क्विनोलोन ग्रुप है, उसमें जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं उनका वो टीबी के रोकथाम में भी काम आता है, लेकिन अगर हम दूसरे चीज़ों के लिए जब हम उसे बहुत खोल कर इस्तेमाल करने लगें तो वो टीबी के बैक्टीरिया पे उतना असरदार नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी कोई मरीज टीबी भी हो उसके अंदर, वो भी एक्सपोज्ड हो गया हो, और टीबी के लिए जो डोज चाहिए, जितना समय चाहिए उतना समय के लिए हम देंगे नहीं, तो टीबी के लिए वो बाद में काम नहीं आएगा। तो ऐसी कई बातें हैं। और सीडीसी नाम का एक संस्था है अमेरिका में, जो सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल का जो सेंटर, उसका भी उसके भी मतलब कई गाइडलाइंस आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन गाइडलाइंस का मतलब पालन करें। और सरकारी संस्थाएं इसमें अपना अपना अपडेट देते रहती हैं। इस पे हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, कई जो हमारे देश के मतलब वेरियस सोसाइटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो भी अपना सेमिनार करते रहते हैं और इसका रोकथाम के लिए क्या करना है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज में भी एक जागरूकता फैलना चाहिए, और ये हमारे सभी मतलब जो कंसर्न्ड या जो रिलेटेड लोग हैं उन पे ये दायित्व बनता है कि वो एक जागरूकता फैलाएं, एक अवेयरनेस फैलाएं समाज में कि एंटीबायोटिक्स को ऐसे ना लिया जाए, जब तक ज़रूरत ना हो एंटीबायोटिक्स से बचना चाहिए। और अगर एंटीबायोटिक्स लेना है तो किस डोज में, कितने दिन तक, कौन सी एंटीबायोटिक, ये एक डॉक्टर के एक लर्नेड डॉक्टर के सलाह परामर्श से ही लेना है। मतलब जी बिल्कुल, समय की कमी है हमारे पास। डॉक्टर पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेशकीमती जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अमेरिका में एक पूरा सिस्टम एंटीबायोटिक दवाओं पर इतनी नज़र रखता है कि कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा लिखता है तो उसे वजह बतानी होती है कि वो ये दवा क्यों लिख रहा है।
ऐसे में डॉक्टर सोच समझकर ही इस वंडर ड्रग को लिखता है। यह सही है कि एंटीबायोटिक की मदद से इंसान का जीवन काल लगभग 23 साल तक बढ़ गया है, लेकिन कभी चमत्कारी दवा मानी गई एंटीबायोटिक्स आज अज्ञानतावश एक बड़ा खतरा बन चुकी है और दुनिया पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के मुहाने पर खड़ी है। अगर इस खतरे पर जल्द ही रोक नहीं लगाई गई तो दुनिया एक बार फिर से चिकित्सा के अंधकार युग की ओर चली जाएगी। अगर हमें जान बचानी है तो सरकार को सिस्टम को सख्ती से लागू करना होगा और हमें खुद का डॉक्टर बनने की आदत बदलनी होगी। वायरस जैसे कि कोल्ड या फ्लू में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह का पूरा तरीके से पालन करें। इसी खास संदेश के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।